Hello everyone, I welcome my YouTube channel Heartwave Nursing Classes. In these classes, we discuss about very important topic एंडोट्रेकियल ट्यूब इंटूबेशन। आज हम एटी ट्यूब इंटूबेशन को डील करेंगे और हम जानते हैं कि एटी ट्यूब इंटूबेशन से नॉर्सेट के अंदर क्वेश्चन आते हैं डेफिनेटली क्वेश्चन नॉर्सेट से पूछे जाते हैं एटी ट्यूब इंटूबेशन से रिगार्डिंग। साथ ही साथ एमएससी एंट्रेंस में भी एटी ट्यूब इंटूबेशन से क्वेश्चन आते हैं। तो डील करते हैं कि जब ट्यूब को इंसर्ट करते हैं उसको बोलते हैं इंटूबेशन और एटी ट्यूब को बाहर निकालते हैं तो बोलते हैं एक्सटूबेशन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन बनेगी द इंट्रोड्यूस ऑफ द ट्यूब the introduce of the tube through the mouth into the trachea is known as the trachea मतलब एटी ट्यूब इंटूबेशन एंडोट्रेकियल ट्यूब इंटूबेशन। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसके पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि एटी ट्यूब इंटूबेशन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो अगर हम बात करें तो इसके यहाँ पर एक होल प्रेजेंट होता है जो कि नॉर्मली वेंटिलेशन में हेल्प करता है। एटी ट्यूब के एक होल प्रेजेंट होता है जिसे बेवल बोलते हैं और ये बेवल क्या करता है, हमारा वेंटिलेशन में हेल्प करता है। लेकिन इसके यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा होल प्रेजेंट होता है। ये एक्स्ट्रा होल क्या काम करता है बताइए, इसको किस नाम से जानते हैं? एटी ट्यूब के यहाँ पर एक होल प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं मर्फी आई। क्या बोलते हैं इसको? मर्फी आई बोलते हैं। ये मर्फी आई का काम क्या होता है? अगर आपसे पूछे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द मर्फी आई, तो आपका आंसर जाना चाहिए कि मर्फी आई एक्स्ट्रा वेंटिलेशन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? एक्स्ट्रा वेंटिलेशन के अंदर हेल्प करता है हमारा मर्फी आई। ठीक है, दूसरा अगर आपसे पूछें कि दो चीजें और हमारे सामने आती है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मर्फी साइन एंड मर्फी ट्राइड। अगर आपसे पूछ ले कि मर्फी साइन और दूसरा होता है मर्फी ट्राइड, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो आप बोलोगे कि मर्फी ट्राइड इज सीन इन, मर्फी ट्राइड जो हमारा सीन होता है कोलिसिस्टाइटिस के अंदर सीन होता है। किसके अंदर देखने को मिलता है? कोलिसिस्टाइटिस के अंदर देखने को मिलता है। तो आप बोलोगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कोलिसिस्टाइटिस? तो मीनिंग ऑफ द कोलिसिस्टाइटिस, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, और इन्फ्लामेशन किसका हो रहा है? गोल ब्लेडर का इन्फ्लामेशन हो रहा है। गोल ब्लेडर का इन्फ्लामेशन हो रहा है। तो द इन्फ्लामेशन ऑफ द गोल ब्लेडर इज नोन एज द कोलिसिस्टाइटिस। और गोल ब्लेडर के इन्फ्लामेशन में हमको मर्फी साइन नजर आता है। तो आपसे पूछिए कि मर्फी साइन है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मर्फी साइन? तो आप बोलोगे कि जैसे ही हम कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, जैसे मान लीजिए कि ये इस प्रकार से क्वाड्रेंट प्रेजेंट होते हैं, इसको बोलते हैं राइट अपर क्वाड्रेंट, ये लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट होता है, ये लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट हो गया, ये राइट लोअर क्वाड्रेंट रीजन हो गया। तो जो हमारा राइट अपर क्वाड्रेंट रीजन होता है, इस पर हमको पाल्पेट करने पर पेन फील होता है। जैसे हम राइट अपर क्वाड्रेंट रीजन पर पाल्पेट करेंगे और पेशेंट को डीप ब्रीथिंग लेने के लिए बोलते हैं। पेशेंट को क्या लेने के लिए बोलते हैं? डीप ब्रीथिंग लेने के लिए बोलेंगे। जैसे डीप ब्रीथिंग पेशेंट लेगा और उसको पाल्पेट करेंगे तो पेशेंट को क्या फील होता है? पेन फील होता है। इसको ही हम बोलते हैं पॉजिटिव मर्फी साइन, पॉजिटिव मर्फी साइन। और इसका मतलब है कि गोल ब्लैडर के अंदर क्या प्रेजेंट है? इन्फ्लामेशन प्रेजेंट है। आपसे पूछे मर्फी ट्राइड क्या होता है, तो सबसे पहले आप आंसर दोगे कि द मर्फी ट्राइड इज सीन इन, मर्फी ट्राइड कौन सी डिजीज कंडीशन में नजर आएगा? तो आपका आंसर जाएगा एक्यूट अपेंडिसाइटिस के अंदर। किसके अंदर नजर आता है? एक्यूट अपेंडिसाइटिस के अंदर मर्फी ट्राइड नजर आता है। मर्फी ट्राइड के अंदर तीन इंपॉर्टेंट फीचर नजर आएंगे। सबसे पहले तो फीवर नजर आएगा, देन पेन नजर आएगा पेशेंट को, साथ ही साथ पेशेंट को वॉमिटिंग भी नजर आ रही है। वॉमिटिंग, अगर पेशेंट को तीनों चीजें एक साथ नजर आ रही है, फीवर, पेन और वॉमिटिंग, तो आप बोलोगे इट इज अ मर्फी ट्राइड, इट इज अ सीन इन एक्यूट अपेंडिसाइटिस। लेकिन इसमें जो पेन फील होता है वो कहाँ पर होगा? इसकी लोकेशन में आपको बता दूं, अपेंडिसाइटिस में राइट लोअर क्वाड्रेंट रीजन पे पेन फील होता है। कहाँ पर फील होता है? राइट
लोअर क्वाड्रेंट रीजन पे पेशेंट को क्या फील होगा, पेन फील होगा, और इसको हम बोलते हैं मर्फी ट्राइड। इसको क्या बोलते हैं, मर्फी ट्राइड बोलते हैं। समझ में आया दोनों चीजों में डिफरेंस। अब हम पार्ट्स की बात कर रहे थे, मर्फी आई समझ में आ गया। आगे चलते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको क्या नाम देंगे बताइए, इसको आप नाम दोगे क्या, इसको आप नाम दोगे कफ। ठीक है, ईटी ट्यूब दो टाइप की होती है, कफ्ड ईटी ट्यूब और अनकफ्ड ईटी ट्यूब। ऐसे छोटे बच्चों में हम अनकफ्ड ईटी ट्यूब का यूज करते हैं, इसलिए करते हैं कि उनका एयरवे नैरो होता है, हमारे ईटी ट्यूब उसमें इजीली फिक्स हो जाती है। जो अडल्ट होते हैं उसमें कफ्ड ईटी ट्यूब का यूज करते हैं, ये कफ जो होता है वो वहां पर अच्छे से फिक्स हो जाता है, प्लेसमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये कफ ईटी ट्यूब एक कफ है। एक कफ का नॉर्मल प्रेशर कितना होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कफ का नॉर्मल प्रेशर कितना होता है। तो एक तो एमएमओ/जी में भी होता है कफ का प्रेशर, तो कफ का नॉर्मल प्रेशर कितना होगा बता दो। तो 15 से 20 एमएमओ/जी होता है। कितना होता है, 15 से 20 एमएमओ/जी होता है। और सेमी एच टू में कितना होता है बता दो, सेमी एच टू के अंदर कितना होता है कफ का प्रेशर, तो ये होगा हमारा 20 से 25 सेंटीमीटर H2O। कितना होता है, 20 से 25 सेंटीमीटर H2O में होगा, और 15 से 20 सेमी H2O हमारा कफ का प्रेशर होता है। और ये यहाँ पर ये बलून है, इसको क्या बोलते हैं हम, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम पायलट बलून। इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं पायलट बलून। ये पायलट बलून होता है जो कफ को इन्फ्लेट और डिफ्लेट करने में हेल्प करता है। इस पायलट बलून में एक मैनोमीटर होता है जो कफ के प्रेशर को मेजरमेंट करता है। एक क्या होता है, हैंड हेल्टर मैनोमीटर लगा होता है, हैंड हेल्टर मैनोमीटर। ये हैंड हेल्टर मैनोमीटर जो होता है, ये हैंड हेल्टर मैनोमीटर होता है जो हमारे कफ के प्रेशर को मेजरमेंट करता है। किसको मेजरमेंट करता है, कफ के प्रेशर को मेजरमेंट करता है मैनोमीटर। तो ये मैनोमीटर, हैंड हेल्टर मैनोमीटर होता है जो कफ के प्रेशर को मेजरमेंट करता है, कफ के प्रेशर को मेजरमेंट करेगा। और आपसे पूछे कफ का प्रेशर नॉर्मली कितने घंटे में चेक करते रहना चाहिए, क्वेश्चन आ चुका है नॉर्थ सेट के अंदर। नॉर्थ सेट के अंदर ही क्वेश्चन पूछा गया था बहुत पहले कि कफ का प्रेशर एवरी 8 आवर्स में चेक किया जाता है, एवरी 8 आवर्स के अंदर हम कफ का प्रेशर चेक करते हैं। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात थी कि पायलट बलून में कफ का प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए मैनोमीटर का यूज किया जाता है, जिसका नाम है क्या, हैंड हेल्टर मैनोमीटर। हैंड हेल्टर मैनोमीटर कफ का प्रेशर मेजरमेंट करता है, और एवरी 8 आवर्स के से हम कफ का प्रेशर चेक करते हैं। तो ये कितना हो गया, एक दिन में लगभग 3 बार हम कफ का प्रेशर चेक कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पर एक लाइन प्रेजेंट होती है, ये एक रेडियो ओपेक की लाइन होती है, इसको क्या बोलते हैं, रेडियो ओपेक लाइन होती है। जब हम एक्सरे करते हैं, जब हम एक्सरे करते हैं तो हमें प्लेसमेंट का पता चलता है एटी ट्यूब का। किसका पता चलता है, एटी ट्यूब की प्लेसमेंट का पता चलता है। उसके लिए रेडियो ओपेक की लाइन कंफर्मेटरी प्लेसमेंट को पता लगाती है। अगर हम बात करें कंफर्मेटरी कैसे पता चलेगा कि एटी ट्यूब हमारी सही लगी है, तो ये रेडियो ओपेक की जो लाइन होती है, जो हमारी रेडियो ओपेक की लाइन होती है, इससे हमें आइडेंटिफाई होता है। जब हम एक्सरे करते हैं तो हमें पता चल जाता है। बीच में एक यूनिवर्सल अडेप्टर होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, यूनिवर्सल अडेप्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, यूनिवर्सल अडेप्टर बोलते हैं। कि यूनिवर्सल अडेप्टर क्या करता है बताओ, इस यूनिवर्सल अडेप्टर में हमारा वेंटिलेटर कनेक्ट होता है, इसी के अंदर हमारा अम्बुवेक कनेक्ट होता है। ये अडेप्टर है, यूनिवर्सल अडेप्टर बोलते हैं इसको, यूनिवर्सल अडेप्टर। ये यूनिवर्सल अडेप्टर की साइज पूछी गई थी एम्स में, कितनी होती है, नॉर्मल 15 mm की होती है। कितनी होती है, नॉर्मली 15 mm की होती है। और ये यूनिवर्सल है, क्या ये यूनिवर्सल है, इसमें हमारा वेंटिलेटर फिट हो जाता है, इसी के अंदर हमारा अम्बो फिट हो जाता है। इसलिए यूनिवर्सल अडेप्टर की साइज होती है 15 mm। तो हमने इसके पार्ट देख लिए, बेवेल देख लिया जो आगे की ओर होता है, उसके बाद मर्फी आई देख लिया हमने जो एक्स्ट्रा वेंटिलेशन का काम करता है, देन हमने कफ देख लिया,
जो टाइट वहां पर सील प्रोवाइड करवाता है। पूछा जाता है कि कफ का काम क्या होता है, तो टाइट एयर सील प्रोवाइड करवाता है। क्या करता है ये, टाइट एयर सील प्रोवाइड करवाता है, ताकि यहाँ से एयर को लीकेज होने से बचाता है। कफ क्या काम करता है, एयर को लीकेज होने से बचाता है हमारा, ठीक है। इसके बाद हम रेडियो पैक की लाइन होती है, जो कि एक्सरे में आइडेंटिफाई करता है कि ट्यूब का प्लेसमेंट सही है या नहीं है। तीसरा इंपॉर्टेंट है पायलट बलून होता है, जिसमें हैंड हेल्टर मैनोमीटर कनेक्ट कर प्रेशर को मेजरमेंट करते हैं, एवरी 8 आवर्स से चेक करते हैं। कफ का नॉर्मल प्रेशर 15 से 20 mmHg होता है। सेमी एस्टो में 20 से 25 सेमी एस्टो होगा, ठीक है। यूनिवर्सल अडेप्टर होता है, जो कि 15 की साइज होती है। ये बातें सारी हमने देख ली थी। अब हम आगे चलते, पर्पज क्या है एंडोट्रेकियल ट्यूब इंटुबेट करने के, व्हाट इज द पर्पज। तो इसके दो इंपॉर्टेंट मेन पर्पज है। पहला पर्पज तो ये है टू मेंटेन पेटेंट एयरवे। क्या करता है ये, पेटेंट एयरवे को मेंटेन करता है। और पेटेंट एयरवे को कितने दिन के लिए मेंटेन करता है ये, 10 से 14 दिन के लिए, ठीक है। अगर 10 से 14 दिन तक हमको शॉर्ट टाइम के लिए एयरवे को मेंटेन करना है, तो हम एंडोट्रेकियल ट्यूब इंटुबेशन का यूज करेंगे। हमें लंबे टाइम के लिए एयरवे को मेंटेन करना है, अगर आपसे मुझे मोर देन 14 दिन से ज्यादा आपको एयरवे को मेंटेन करना है, तो आप क्या करोगे, ट्रेक्योस्टोमी करोगे। क्या करोगे आप, ट्रेक्योस्टोमी का यूज करते हैं, पहला पर्पज। दूसरा पर्पज क्या हो गया कि टू रिमूव सिक्रेशन, टू रिमूव सिक्रेशन, ठीक है। हमारे जो सिक्रेशन प्रेजेंट होते हैं उसको रिमूव करने के लिए भी हम एंडोट्रेकियल ट्यूब को इंटुबेट करते हैं। तीसरा क्या काम करता है ये, तीसरा ये काम करता है टू प्रोवाइड ऑफ ऑक्सीजन। क्या करता है, टू प्रोवाइड ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी ये क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इंडिकेशन की। क्या हो गया इसका इंडिकेशन, तो ईटी ट्यूब डालने की क्या क्या इंडिकेशन होते हैं। तो पहला इंडिकेशन तो इसका ये आ गया कि जनरल सर्जरी में, सर्जरी विद जनरल एनेस्थेसिया, ठीक है। जब आपने जनरल एनेस्थेसिया का यूज करना होता है, तब हम ईटी ट्यूब को वहां पर डालते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप की ईटी ट्यूब यूज कर सकते हैं, एंडोट्रेकियल ट्यूब हो गया। यहाँ पर जब हम जनरल एनेस्थेसिया में नॉर्मली हम जिस ट्यूब का यूज करते हैं, उस ट्यूब का नाम मैं आपको बता देता हूँ। वो है तो एंडोट्रेकियल ट्यूब ही, लेकिन वो फ्लेक्सिबल होती है। क्या होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। और आप देखोगे कि कौन सी ट्यूब का यूज करते हैं वहां पर, तो आपके सामने वो ट्यूब, उसका नाम है, ये रही एंडोट्रेकियल ट्यूब ही है, लेकिन इसका नाम चेंज हो जाता है जब ये एग्जाम और नोट सेट में क्वेश्चन आएगा, तो आपका गलत ना हो। अगर इस प्रकार की आपको ट्यूब दिखे है तो आप ईटी ट्यूब मत लगाना। इसका दूसरा नाम हो जाता है, इसको बोलते हैं फ्लेक्सोमेटेलिक ट्यूब। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हो आप फ्लेक्सोमेटेलिक ट्यूब। ये फ्लेक्सोमेटेलिक ट्यूब जो होती है, हमारे एनेस्थेसिया वाली कंडीशन में जब हेड और नेक की इंजरी होती है और हम ईटी ट्यूब वहां पर इंसर्ट करना होता है, तो इस ट्यूब को हम इंसर्ट करते हैं, जिसका नाम है फ्लेक्सोमेटेलिक ट्यूब। एनेस्थेसिया वाली कंडीशन में इस ट्यूब का यूज करते हैं। इसका बेनिफिट क्या है, हमें एडवांटेज क्या है, एडवांटेज टू प्रिवेंट किंक। ये किंकिंग से बचाती है, मतलब ये मुड़ने से बचाती है। किससे बचाती है, मुड़ने से बचाती है। किंक नहीं हो पाती है ट्यूब, जबकि वो ट्यूब तो हमारी किंक हो सकती है नॉर्मली, लेकिन फ्लेक्सोमेटेलिक की जो ट्यूब है जिसमें अंदर मेटल प्रेजेंट होता है, इसलिए ये किंक नहीं होती। इसलिए जनरल एनेस्थेसिया में इसको यूज करते हैं हम सर्जरी के दौरान। दूसरा इंडिकेशन क्या हो गया, दूसरा इंडिकेशन स्पाइनल कोड इंजरी। स्पाइनल कोड इंजरी, जैसे ही हमारे स्पाइनल कोड वर्टेब्रा में इंजरी हो, तो भी हम ईटी ट्यूब इंटूबेट करते हैं, ईटी ट्यूब को इंटूबेटेड करते हैं, ईटी ट्यूब डालते हैं। क्यों, क्योंकि स्पाइनल कोड में हम C4, C5, C6 नर्व के डैमेज होने के चांस है। C4 वर्टेब्रा से एक इम्पोर्टेंट नर्व निकलती है, जिसका नाम है फ्रेनिक नर्व। क्या निकलती है, फ्रेनिक नर्व निकलती है।
ये फ्रेनिक नर्व हमारी डायाफ्राम को नर्व सप्लाई करती है। किसको नर्व सप्लाई करती है? डायाफ्राम को नर्व सप्लाई करती है। तो डायाफ्राम कौन सी मसल है हमारे? इंस्पिरेटरी मसल से। कौन सी मसल से? हमारी इंस्पिरेटरी मसल से, जो हमारी सांस को अंदर लेने में हेल्प करता है। जैसे ही हमारी डायाफ्राम डैमेज होगा, हमें सांस लेने में दिक्कत आने लगेगी। उस वाले केस में हम क्या करते हैं? एटी ट्यूब को इंटूबेट करते हैं, या एटी ट्यूब इंट्रोड्यूस कर मतलब डालना स्टार्ट करते हैं, एटी ट्यूब डाल देते हैं, इंटूबेटेड करते हैं पेशेंट को। तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया और हमारा जनरल एनेस्थेसिया होगा, उसमें हम एटी ट्यूब को डालेंगे। तीसरा क्या हो सकता है? पैरालिसिस और रेस्पिरेटरी मसल्स में, पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल, रेस्पिरेटरी मसल्स में पैरालिसिस हो, उस वाले केस में भी हम एटी ट्यूब को इंट्रोड्यूस करेंगे। तीसरा क्या कारण हो सकता है बताइए? और क्या हो सकता है? चौथा क्या कारण हो सकता है? सडन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो या डिस्निया हो। पेशेंट को जब डिस्निया होना स्टार्ट होता है और हमको पता चल गया कि डिस्निया, जब पेशेंट को डिस्निया होने स्टार्ट होता है, या फिर सडन रेस्पिरेटरी, सडन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, जैसे ही पेशेंट को सडन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, हमको पता है कि पेशेंट को अब सांस में दिक्कत होने लगी, तो हम तुरंत प्रभाव से क्या करेंगे? तुरंत प्रभाव से उसको इंटूबेटेड कर देंगे। ये चारों रीजन आपको याद होने चाहिए। चारों इंडिकेशन के अंदर कंसेप्ट है कि जर्नल विद सर्जरी विद जर्नल एनेस्थेसिया हो तो हम फ्लेक्सोमेटालिक ट्यूब का यूज करते हैं, जिसका एडवांटेज है किंक होने से बचाती है। दूसरा, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में हम क्या करते हैं? 82 को इंटूबेट करते हैं। पैरालिसिस और रेस्पिरेटरी मसल का तब भी 82 डालेंगे, और सडन रेस्पिरेटरी कंडीशन हो डिस्ट्रेस की, तब भी हम 82 को इंट्रोड्यूस करते हैं। अब बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन। जब हम 82 डाल रहे होते हैं, कौन कौन सी कंडीशन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगा हमारी 82? तो सबसे पहले तो 82 का कॉन्ट्रा इंडिकेट होने का कारण है कि माउथ में किसी प्रकार की इंजरी हो जाए। ठीक है, पहला तो क्या हो सकता है? माउथ में इंजरी हो, लाइक फेशियल ट्रोमा। क्या हो सकता है? फेशियल ट्रोमा वाले केस में हम क्या करते हैं? 82 को कॉन्ट्राइंडिकेट मानते हैं। अब मान लो ऊपर का पूरा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ब्लॉक हो, तब भी हम 82 को नहीं डाल सकते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, तीसरा कारण हम मान सकते हैं कि लेरेंजियल ट्यूमर हो, लेरेंजियल ट्यूमर वाली कंडीशन में भी हम क्या मानते हैं? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड मानते हैं कि हम वहां पर 82 नहीं डालेंगे। लेरेंजियल एडिमा हो, लेरेंजियल एडिमा हो, उस वाली कंडीशन में भी हम कॉन्ट्रा इंडिकेटेड मानते हैं। ये बात समझ में आएगा? डेफिनेटली समझ में आई होगी सब चीजें। ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन हमने देख लिया, इंडिकेशन हमने देख लिया, और इसी के साथ हमने पर्पज और पार्ट्स हमने देख लिए। अब नोट लगा के दो इंपॉर्टेंट बातें देखो जो नोट सेट के अंदर पूछी गई थी, और ये रामबाण साबित हो गई। दोनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो मैं आपको भेज देता हूँ। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ कि हमेशा जब भी आप इंटूबेट करते हैं पेशेंट को, बेड साइड पे कितनी 82 अवेलेबल होना चाहिए? क्वेश्चन पहला है, नोट सेट में पूछा गया था, हाउ मेनी 82 अवेलेबल, हाउ मेनी 82 अवेलेबल ऑन बेड साइड ड्यूरिंग intubation according to, according to American Heart Association guideline।
तो आंसर जाएगा आपका कितनी होनी चाहिए बता दो मुझे, 2 3 4 5 बता दो कितनी होनी चाहिए। 282 अवेलेबल होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 282 अवेलेबल होनी चाहिए। कैसे? एक तो सेम टारगेट साइज की, कौन सी? टारगेट साइज की, जितनी साइज की हमें 82 चाहिए उतने साइज की, और एक उससे स्मॉल साइज, एक उससे जस्ट स्मॉल साइज की 82 अवेलेबल होनी चाहिए। ये हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, रामबाण क्वेश्चन, कि 82 को इंट्रोड्यूस करने का ड्यूरेशन कितना होता है। तो मिनिमम टाइम में हमको 82 को इंट्रोड्यूस करना होता है। सिंगल अटेम्प्ट, सिंगल अटेम्प्ट फॉर एवरी अटेम्प्ट का ड्यूरेशन, 82 को इंट्रोड्यूस करने का ड्यूरेशन जो होता है नॉर्मली कितना होता है बता दूं आपसे पूछे तो 20 से 30 सेकंड। कितना होता है? 20 से 30 सेकंड के अंदर अंदर आपको 82 को इंट्रोड्यूस करना होता है। ये क्वेश्चन भी नॉर सेट के अंदर आ चुका। ठीक है, मान लो आपने पहला अटेम्प्ट किया और 82 को इंसर्ट किया लेकिन 82 सही नहीं लगी, तो कुछ समय के लिए हम पेशेंट को फिर हाइपर ऑक्सीजनेटेड करेंगे और उसके बाद फिर 82 को डालेंगे और हमारा जो अटेम्प्ट होगा वापस 20 से 30 सेकंड के अंदर 82 को डालना होता है। ठीक है, तो ड्यूरेशन की बात करें तो कितना ड्यूरेशन लेना चाहिए 82 को इंट्रोड्यूस करते हुए? 20 से 30 सेकंड। कितना? मिनट नहीं, 20 से 30 सेकंड होता है। अगर मैंने मिनट बोला हो तो उसको चेंज करना, 20 से 30 सेकंड के अंदर हमको 82 को डालना होता है। ये बात समझ में आई? आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो लेस देन 30 सेकेंड। ठीक है, अब हम बात करते हैं 82 की प्रोसीजर की। प्रोसीजर की, अब जब भी हम 82 को इंट्रोड्यूस करते हैं, 82 को इंसर्ट करते हैं, तो 82 को हमारे पास सबसे पहले आर्टिकल्स की बात कर लेते हैं। प्रोसीजर में क्या क्या आर्टिकल्स होने चाहिए, तो सबसे पहले बताओ क्या क्या आर्टिकल्स होने चाहिए। सबसे पहले तो हमारे पास 82 अवेलेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 82 अवेलेबल होना चाहिए। 82 दो टाइप की हो सकती है, एक तो पीवीसी से मिलके बनी होती है। किससे? पीवीसी से 82 मिलके बनी होती है, पीवीसी से मिलकर 82 मिलके बनी होती है। और दूसरी होती है हमारी क्या? पहला तो पीवीसी से मिलके बनी होती है 82, और दूसरी मिलके बनी होती है रेड रबर से। किससे? रेड रबर से। ठीक है, पीवीसी से जो हमारी 82 मिलके बनी होगी, एक सेकेंड चार्ज लगा देता हूँ लैपटॉप। ये पीवीसी से मिलके बनी होती, पॉलीविनाइल क्लोराइड से मिलके बनी होती। किससे मिलके बनी होती? पीवीसी से मिलके बनी होती, पॉलीविनाइल क्लोराइड। और ये पॉलीविनाइल क्लोराइड की जो होती है सबसे बेस्ट होती है, हमारे म्यूकोजल मेम्ब्रेन को क्या नहीं करती, म्यूकोजल मेम्ब्रेन को इरिटेट होने से बचाती है। इसलिए हम पीवीसी से मिली हुई 82 का यूज करते हैं। ठीक है, ये बेस्ट है और आजकल पीवीसी वाली इसी का यूज करते हैं। बात करते हैं हम साइज की। 82 की साइज भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगर नॉर्मली आपसे पूछे कि 82 की साइज कितनी होती है, तो ये हमारी इन्फेंट के अंदर अलग होगी, न्यूबॉर्न के अंदर अलग होता है। न्यूबॉर्न हो गया, इन्फेंट हो गया, देन चाइल्ड हो गया, देन अडल्ट हो गया। और अडल्ट में भी दो टाइप की, फीमेल भी होते हैं और मेल भी होते हैं अडल्ट। ठीक है, तो न्यूबॉर्न की साइज की बात करें तो 2.5 से 3.5 mm।
और आपसे पूछे का मतलब क्या होता है, तो बोलना इनर डायमीटर। ये नॉर्थ सेट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि किसको रिप्रेजेंट करता है, इनर डायमीटर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फिर इसके बाद अगर आपसे पूछ लें कि इन्फेंट के अंदर साइज कितनी होती है, तो आप बोलोगे इन्फेंट के अंदर कितनी साइज होती है, बता दो। ये होगी हमारी 4 से 4.5 mm। ठीक है, इसके बाद इसमें कितनी होती है, 5 से 6 mm की होती है। फीमेल में कितनी होती है, 60 से 8 mm की साइज होती है। और इसमें कितनी होती है, 8 से 9 mm की साइज होती है। अगर आपसे पूछ ले कि फीमेल की साइज बता दो, सिर्फ एक ही डिजिट में बताओ, तो जाएगा 7 mm। और मेल में साइज बताओ तो 8 mm की 82 को हम यूज करते हैं। ये चीजें हमें सबसे पहले याद होनी चाहिए। ठीक है, साइज के बाद हम बात करते हैं आर्टिकल्स के अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज है जो होना चाहिए बेड साइड पर, उसको बोलते हैं अम्बू बैग। क्या बोलते हैं, अम्बू बैग। अम्बू बैग बेड साइड पर हमेशा अवेलेबल होना चाहिए जब भी आप 82 पिंटू बेड करते हैं। साथ ही साथ 82 पिंटू बेड करने के बाद जब पेशेंट वेंटिलेटर पे होता है तब भी अम्बू बैग साइड में होना चाहिए। मान लो एक्सीडेंटली जब हमारा वेंटिलेटर काम करना बंद करते हैं तो मैनुअली हम अम्बू बैग से उसको क्या कर सकते हैं, उसकी लाइफ बचा सकते हैं, वेंटिलेट कर सकते हैं। दूसरा आर्टिकल्स हमारे पास होना चाहिए जिसका नाम है लेरेंगोस्कोप। क्या होना चाहिए, लेरेंगोस्कोप अवेलेबल होना चाहिए। ये लेरेंगोस्कोप का काम क्या होता है, द विजुअलाइजेशन ऑफ लेरिंग्स। यह हमारे लेरिंग्स को विजुअलाइजेशन करने में हेल्प करता है, देखने में हेल्प करता है। ठीक है, दो टाइप के लेरेंगोस्कोप में ब्लेड जो होती है, दो टाइप की ब्लेड होती है। ठीक है, लेरोंगोस्कोप में ब्लेड दो टाइप की होती है। एक तो कर्व्ड ब्लेड होती है, इस प्रकार से कर्व्ड झुकी हुई ब्लेड होती है। दूसरी जो ब्लेड होती है हमारी, उस ब्लेड का नाम क्या है, उस ब्लेड का नाम है स्ट्रेट। तो एक तो कर्व्ड ब्लेड होती है, दूसरी हमारी स्ट्रेट ब्लेड होती है। ठीक है, कर्व्ड ब्लेड का दूसरा नाम होता है मैकिन्टोश। टॉस ब्लेड भी बोल देते हैं, जो कि किस में यूज करते हैं, अडल्ट में यूज करते हैं। किस में यूज करते हैं इसको, अडल्ट में यूज करते हैं। जबकि स्ट्रेट ब्लेड होती है इसको किस में यूज करते हैं हम, इसको बोलते हैं मिलर ब्लेड। किस नाम से जानते हैं इसको, मिलर ब्लेड के नाम से जानते हैं। और इसको हम किस में यूज करते हैं, चाइल्ड के अंदर यूज करते हैं, CHILD, चाइल्ड, छोटे बच्चों में यूज करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का लेरिंगोस्कोप होता है। मैं आपको इमेज भी बता दूंगा, उसकी रखी हुई है अपने पास है यहाँ पर, ये रहा। ठीक है, जस्ट वेट एंड वॉच। ये लेरिंगोस्कोप हो गया आपका। ठीक है, अब इसमें आप देखोगे तो ये हमारा क्या हो गया, इसको बोलते हैं हैंडल। क्या बोलते हैं इसको, हैंडल बोल देते हैं। और ये जो है ये ब्लेड्स है। क्या ये ब्लेड होती है। ये 4 नंबर की ब्लेड है, ये 3 नंबर की ब्लेड है, ये 2 नंबर की है, +1 है। तो 3 और 4 नंबर की ब्लेड किस में यूज करते हैं, हम अडल्ट में यूज करते हैं। किस में यूज करते हैं, अडल्ट में यूज करते हैं। आपसे पूछिए ब्लेड 4 नंबर की ब्लेड किस में यूज करोगे, अडल्ट में। छोटे नंबर की ब्लेड किस में यूज करोगे, चाइल्ड और न्यूबॉर्न बेबी में यूज करा जाता है, जब हम उसको डिफिकल्ट इंटूबेशन होता है। ठीक है, तो लेरिंगोस्कोप के बाद एक और आर्टिकल्स हमारे पास होना चाहिए जिसको बोलते हैं मेगिल्स फोर्सेप। क्या बोलते हो आप, मेगिल्स फोर्सेप होनी चाहिए। ये मेगिल्स फोर्सेप की इमेज आप देखोगे और मुझे भी बताओगे और कमेंट में मुझे भेजोगे कि मेगिल्स फोर्सेप का काम क्या होता है। मेगिल्स फोर्सेप डिफिकल्ट इंटूबेशन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है, डिफिकल्ट इंटूबेशन में हेल्प करता है। जब हमको 82 इंटूबेट करना हो, ब्लाइंडली इंटूबेट करना हो, तब हम मैगिल्स फोर्सेप्स से उसको ग्रेप्स करते हैं और इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है, तो मैगिल्स फोर्सेप का पर्पज आप देख लेना, इसकी इमेज आप देख के आओगे। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट हमारे पास वो होना चाहिए इमेज, सॉरी आर्टिकल्स होना चाहिए, उसको बोलते हैं बूजी। क्या होना चाहिए, बूजी या स्टिलेट बोलते हैं, स्टिलेट।
जिसको हम बूजी बोल देते हैं, बूजी अवेलेबल होना चाहिए। ये बूजी क्या काम करता है कि जब हमारे 82 इजीली इंट्रोड्यूस नहीं हो रही हो, इंटूबेट पेशेंट अंदर की ओर नहीं जा रही हो, तो हम स्टिलेट का यूज करते हुए 82 को अंदर की ओर इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टिलेट भी होना चाहिए हमारे पास, मैकगिल्स फोर्सेप होनी चाहिए, लेरिंगोस्कोप होना चाहिए, अम्बुबैग होना चाहिए, एक सफिशिएंट और सही टाइप की 82 अवेलेबल होना चाहिए, और इसके साथ एक सिरिंज भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिरिंज भी होना चाहिए। ये सिरिंज जो होती है ये हमारे कफ को इन्फ्लेट और डिफ्लेट करने में हेल्प करता है, उसको फिक्स करने में हेल्प करता है। अब इसके बाद 80 ट्यूब के दौरान हम कौन सी पोजीशन लेते हैं? जब हम 80 ट्यूब इंट्रोड्यूस करते हैं या डालते हैं 80 ट्यूब इंटूबेट करते हैं पेशेंट को, तो पेशेंट को कौन सी पोजीशन देते हैं? ये नॉर्सेट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। मैं आपको 4 ऑप्शन दे देता हूँ। क्या रोज पोजीशन दोगे क्या? ठीक है, नहीं, 80 ट्यूब इंटूबेट करते हो हम रोज पोजीशन नहीं देते हैं। तो कौन सी पोजीशन देते हैं? 80 ट्यूब इंटूबेट करते हो हम पेशेंट को देते हैं स्निपिंग पोजीशन। कौन से देते हैं? स्निफिंग पोजीशन देते हैं। कौन सी देते हैं हम पेशेंट को? स्निपिंग पोजीशन देते हैं, स्निपिंग पोजीशन। स्निपिंग पोजीशन में क्या होता है मुझे ये बता दो। सबसे पहले तो नॉर्सेट का क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लो, कि अगर आपसे पूछे कि 82 इंटूबेट करते समय आप कौन सी पोजीशन दोगे, तो स्नीपिंग पोजीशन दोगे। स्नीपिंग पोजीशन में क्या होता है कि ये पेशेंट है, छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा लेटा हुआ है, तो एक पिल्लो तो हम लगा देंगे उसके हेड पे, कहाँ पर? सिर के पीछे। एक पिल्लो उसके यहाँ पर शोल्डर के यहाँ पर लगा दिया जाता है। तो 2 पिल्लो का यूज किया जाता है स्नीपिंग पोजीशन के अंदर, और इसके अंदर अपन जो है इस प्रकार की पोजीशन का यूज करते हैं, इसको बोलते हैं स्नीपिंग पोजीशन। क्या बोलते हैं उसको आप? इसको आप बोल देते हो स्नीपिंग पोजीशन बोल देते हो। ये दिख रहा होगा आपको स्नीपिंग पोजीशन, इमेज में आपको बता देता हूँ। स्नीपिंग पोजीशन की इमेज है, देखना आप यहाँ पर, अभी पता चल जाएगा आपको। ये रहा स्नीपिंग पोजीशन। ये रोज पोजीशन से डिफरेंट है। रोज पोजीशन में हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द नेक होता है, जब ट्रेक्योस्टोमी देखेंगे तो वहां देखेंगे। लेकिन ये देखो, एक पिल्लो तो आपका हेड के जस्ट नीचे लग रहा है, एक पिल्लो तो कहाँ पर लग रहा है? ये हेड के जस्ट नीचे, और दूसरा पिल्लो हमारे शोल्डर के यहाँ पर लग रहा है। जब 2 पिल्लो अवेलेबल हैं और हमारी जो नेक है इसमें एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट में तो फ्लेक्शन पाया जाता है। क्या हो रहा है? एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट के अंदर ही तो क्या हो रहा है? एक्सटेंशन हो रहा है। लेकिन फ्लेक्शन हो रहा है किसमें? लेकिन फ्लेक्शन पाया जा रहा है किसके अंदर पाया जा रहा है फ्लेक्शन? सर्वाइकल वर्टेब्रा में। क्या पाया जा रहा है? सर्वाइकल वर्टेब्रा के अंदर फ्लेक्शन पाया जा रहा है, तो इसको हम बोल देंगे क्या? स्नीपिंग पोजीशन। तो आपसे पूछे स्नीपिंग पोजीशन क्या है, तो आपकी डेफिनेशन बनेगी द एक्सटेंशन ऑफ द एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट एंड फ्लेक्शन ऑफ द cervical vertebra is known as the snipping position. The snipping position is given in 82 intubation. वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको आप लगा लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए मेरे हिसाब से, कि आप भूल जाओगे फिर। हाईलाइट कर लीजिए सर। ठीक है, स्नीपिंग पोजीशन। दूसरा होता है, कोई पेशेंट ओबेज पेशेंट है, ये क्वेश्चन भी ए स्टार लगा लीजिए, जिस पेशेंट को ओबेज है, मोटा है, ओबेज पेशेंट में हम कौन सी पोजीशन देंगे? तो आप बोलोगे रामपेड पोजीशन देते हैं। क्या देते हैं? रामपेड पोजीशन। क्या होती है रामपेड पोजीशन? तो बोलना कि सर हेड के नीचे, ये जैसे पेशेंट का हेड है और ये पूरा सिर है, हेड के नीचे बहुत सारे पिल्लो लगा दिए जाते हैं, मल्टीपल पिल्लो, मल्टीपल पिल्लो अप्लाई करे जाते हैं, उसको बोलते हैं हम रामपेड पोजीशन। क्या बोलते हैं? रामपेड पोजीशन बोलते हैं। कि मान लीजिए
कि यहाँ पर इस हेड के नीचे एक पिल्लो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से बहुत सारे पिल्लो लगा दिए जाते हैं और फिर हम 82 इंटूबेट करते हैं, उसको बोलते हैं रामपेड पोजीशन। रामपेड पोजीशन कहाँ पर यूज करते हैं, तो ओबेज पेशेंट में यूज करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ना भूलें। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है प्लेसमेंट, कि 80 ट्यूब जैसे हमने अंदर डाल दिए, 80 ट्यूब अंदर चल चुकी है, तो अब वो सही लगी है नहीं लगी, इस प्लेसमेंट का कैसे भी पता लगाएं। इस प्लेसमेंट का हम पता कैसे लगाएं, तो इस प्लेसमेंट का पता हम 3 टाइप से लगा सकते हैं। सबसे पहले तो होता है बेस्ट असेसमेंट। क्या होता है बेस्ट असेसमेंट, कि सबसे बेस्ट असेसमेंट तो इसका है कैपनोग्राफी। क्या होता है कैपनोग्राफी होता है। कैपनोग्राफी में क्या होता है विजुअलाइजेशन ऑफ CO2, विजुअलाइजेशन ऑफ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ CO2। आप CO2 का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हो, उसको बोलते हैं कैपनोग्राफी। जैसे हम वेंटिलेटर में क्या होता है, एक ऑप्शन होता है EtCO2, वेंटिलेटर में एक ऑप्शन आता है EtCO2, उसमें CO2 का लेवल देखा जाता है 35 से 45 mmHg जो होता है नॉर्मली, इसको असिस करा जाता है। जैसे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं CO2 का, ये हमारा बेस्ट असेसमेंट होता है। क्या होता है बेस्ट असेसमेंट होता है। अगर आपसे पूछे कैपनोग्राफी क्या है, द बेस्ट असेसमेंट ऑफ द 82 प्लेसमेंट, कि हमारे 82 सही प्लेस हुई है, तो हम कैपनोग्राफी से पता लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे व्हाट इज द कंफर्मेटरी टेस्ट, अगर आपसे क्या पूछे कंफर्मेटरी पूछे कि कंफर्मेटरी क्या होगा 82 प्लेस करने का, तो आप कंफर्मेटरी क्या बताओगे, बताओ कंफर्मेटरी बताओगे आप 82 इंट्रोड्यूस करने का। एक्सरे, क्या बताओगे आप एक्सरे, तो कौन सा है एक्सरे, चेस्ट एक्सरे। ठीक है, इसके बाद अगर आपसे पूछें कि और क्या मेथड हो सकता है 82 इंटूबेशन का, तो तीसरा इंपॉर्टेंट मेथड हो सकता है जिसको बोलते हैं ऑस्कल्टेशन। क्या हो सकता है ऑस्कल्टेशन, और इसमें जो साउंड सुना देता है ऊज साउंड सुना देता है। कैसा साउंड सुना देता है, ऊज साउंड सुनाई देता है, इसको ऊज मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ऊज मेथड भी बोलते हैं। जैसे ही आपने क्या करा कि एक 10 ml की सिरिंज ली और उससे आपने एयर पुश कर दी, जैसे एयर पुश करते हैं ऑस्कल्टेशन के दौरान आपको आवाज सुनाई देगी, ऑस्कल्टेट करके आपको आवाज सुनाई दे रही है, मतलब सही जगह पर ट्यूब लगी है। अब एक क्वेश्चन बन सकता है कि हमारा ये रेस्पिरेटरी है, ये हमारा 82 इंट्रोड्यूस हुए हैं यहाँ से। जैसे हमने 82 को यहाँ से डाल दी, ये कहाँ पर रहती, कैरिना के यहाँ पर रहती है। कहाँ रहती है, कैरिना के जस्ट ऊपर 82 रहती है। मान लो कि 82 राइट साइड में चल जाए, तो हमें लेफ्ट साइड में क्या सुनाई देगा, लेफ्ट साइड में जो साउंड होंगे वो कौन सा होगा, ऑफ होंगे। अगर आपसे पूछे कि एक पेशेंट है जिसको मैंने 82 पे इंट्रोड्यूस किया है, उसको राइट साइड में तो फील हो रहा है साउंड, लेकिन लेफ्ट साइड में साउंड ऑफ हो रहा है, इट्स मीन्स द ट्यूब इज गोज इन राइट साइड। ट्यूब कहाँ पर चल चुकी है, हमारी राइट साइड में चल चुकी है। यदि ट्यूब हमारी लेफ्ट साइड में चल जाएगी तो साउंड कहाँ पर ऑफ हो जाएगा, राइट साइड में ऑफ हो जाएगा। ऊंच साउंड के द्वारा हम इसको सुन सकते हैं साउंड को। हम बात करते हैं 82 के 82 जो होती है 82 जस्ट हमारे ऊपर होते हैं, कहाँ से, 1 से 2 सेंटीमीटर अबोव केरिना। केरिना वाले पॉइंट से जस्ट 1 से 2 सेंटीमीटर अबोव होती है। ये वाली बात भी हमें याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है कि केरिना से कितने ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद जब हम 82 लगाते हैं पेशेंट को और पेशेंट एजिटेटेड हो रहा है, पेशेंट में 82 नहीं लग रही है, उस वाली कंडीशन में हम मसल रिलैक्सेंट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, मसल रिलैक्सेंट का यूज करते हैं। ये मसल रिलैक्सेंट क्या करते हैं,
एटी ट्यूब को इंट्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। मान लो किसी पेशेंट को हम एटी ट्यूब लगा रहे हैं तो मिडाजोलाम लगा सकते हैं। मसल रिलैक्सेंट में सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है हॉस्पिटल के अंदर मिडाजोलाम यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? मिडाजोलाम, इसको बोलते हैं मिडाज। ठीक है, मिडाजोलाम देते हुए सबसे पहले पेशेंट की बीपी मेजरमेंट किया जाता है। क्या मेजरमेंट किया जाता है? मेजरमेंट किया जाता है, बीपी मेजरमेंट किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब भी हम मिडाज लगाते हैं और ये मसल रिलैक्सेंट का काम करता है। आपसे पूछे सबसे ज्यादा यूज आने वाला बेस्ट यूज होता है ये, या मोस्टली यूज होता है। अगर पूछे कि मोस्टली यूज करने वाले सेडेशन का नाम क्या है, तो सेडेशन का नाम है मिडाजोलाम। इसका यूज क्या करते हैं? सॉफ्ट एक्टिंग होता है, सॉफ्ट एक्टिंग होते हैं ये। दूसरा, फास्ट काम करते हैं। कैसे करते हैं? सॉफ्ट एक्टिंग एंड फास्ट काम करने वाले सेडेशन का नाम है मिडाजोलाम, मिडाज। दूसरा मसल रिलैक्सेंट होता है केटामाइन। दूसरा क्या होता है? कीटामाइन होता है, जो भी मसल रिलैक्सेंट का काम करता है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कीटामाइन भी हमारे मसल रिलैक्सेंट का काम करता है। कीटामाइन, कीटामाइन का एक साइड इफेक्ट होता है कि ये मेमोरी लॉस कर देता है। इसका साइड इफेक्ट क्या होता है? ये एनेस्थेसिया होता है कीटामाइन। जब इसको लंबे समय से यूज करते हैं तो इसको साइकेट्रिक सिम्टम्स आते हैं। साथ ही साथ ये क्या करता है? मेमोरी लेस लॉस कर देता है, जजमेंट इंपेयरमेंट कर देता है। तो इसमें क्या हो सकती है? मेमोरी लॉस एंड जजमेंट इंपेयरमेंट देखने को मिलता है। इंपेयरमेंट देखने को मिलता है। आपसे पूछे कि हेलुसिनेशन किस में नजर आता है, तो हेलुसिनेशन भी हमारा नजर आता है। हेलुसिनेशन भी हमारा नजर आएगा केटामाइन में। जो पेशेंट लंबे समय से कीटा ले रहा है उसको हेल्यूसिनेशन प्लस मेमोरी लॉस देखने को मिलता है। तीसरा मसल रिलैक्सेंट हम यूज कर सकते हैं, उसका नाम है सक्सिनाइल कोलाइन। कौन सा यूज कर सकते हैं? सक्सिनाइल कोलिन का यूज कर सकते हैं। और ये भी क्या काम करता है? ये भी मसल रिलैक्सेंट का काम करता है। ठीक है, बात समझ में आई क्या? तो तीनों मसल रिलैक्सेंट भी हमने देख लिए हैं। मैगिल्स फोर्सेप्स के बारे में हमने देख लिया है। ठीक है, इसके बाद कफ का प्रेशर, वो सारी चीजें हमने देख ली हैं। अब बात करते हैं हम एक और इम्पोर्टेंट चीज की, कि मान लीजिए किसी पेशेंट को 82 इंटूबेट कर दिया है, उसमें वेंटिलेटर कनेक्टेड है। वेंटिलेटर की आवाज जो है, वेंटिलेटर अलार्म की बात करते हैं हम, तो वेंटिलेटर अलार्म के जो साउंड होते हैं, मान लीजिए कि किसी पेशेंट में वेंटिलेटर लगा हुआ है और उसका साउंड स्लो आ रहा है। ठीक है, तेज तेज आ रहा है, हाई पिच साउंड आ रहा है। हाई पिच क्या इंडिकेट करता है? और लो पिच साउंड आ रहा है तो क्या इंडिकेट करता है? हाई पिच साउंड तो ये इंडिकेट करता है कि ट्यूब के अंदर क्या हो रहा है? सिक्रेशन जमा हो रहे हैं, सिक्रेशन फंसे हुए हैं, इंक्रीज हो रहे हैं सिक्रेशन, इस वजह से हाई पिच साउंड हो रहा है। और लो पिच इंडिकेट करता है कि हमारी जो ट्यूब है वो डिसकनेक्टेड हो गई है। क्या होगी? डिसकनेक्टेड हो चुकी है। ठीक है, इसके अलावा कॉम्प्लिकेशन की बात कर लेते हैं। क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं एटी ट्यूब के? तो एटी ट्यूब का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो हो सकता है, शोर थ्रोट हो सकता है। क्या हो सकता है? शोर थ्रोट देखने को मिलता है। दूसरा, लेरेंजियल एडिमा देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? लेरेंजियल एडिमा देखने को मिलता है। ठीक है, ट्यूब को बाहर निकालने की प्रोसेस को बोलते हैं एक्सटुबेशन। जब हम ट्यूब को बाहर निकालते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सटुबेशन। ठीक है, और एक्सटुबेट करते हुए पेशेंट में हम हाइड्रोकोट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हाइड्रोकोट का यूज करते हैं। 100 mg हाइड्रोकोट लगाकर पेशेंट को एक्सटुबेट करते हैं, ट्यूब को बाहर निकालते हैं। ठीक है, साथ ही साथ उसको नेबुलाइज करवाते हैं। नेबुलाइज भी करवाते हैं ताकि जो उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो मजबूत हो जाए। ठीक है, इस प्रकार से आज हमने 82 एंडोट्रेकियल ट्यूब इंटुबेशन को पढ़ा है। सारा रिवीजन करते हैं 5 मिनट के अंदर और फिर फिनिश करते हैं। मुझे लगता है लंबी हो गया है हमारा लेक्चर बहुत ज्यादा, कोई बात नहीं, बट हमारा पर्पज है कि एग्जाम में क्वेश्चन बैठे बस। तो देखो एंडोट्रेकियल ट्यूब इंटुबेशन में जब ट्यूब को
इंसर्ट करते हैं तो बोलते हैं इंटूबेशन, ट्यूब को बाहर निकालते हैं तो बोलते हैं एक्सटूबेशन। ये ट्यूब के जो पार्ट्स है, इसमें सबसे पहले हमने देखा था, क्या देखा, इसमें सबसे पहले हमने एक चीज देखी, उसका नाम है क्या, ये इस वाली चीज को हम क्या बोल देते हैं, इस वाली चीज को हम बेवल बोल देते हैं। इसमें मर्फी आई होता है, मर्फी आई एक्स्ट्रा वेंटिलेशन का काम करता है। दो इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा पॉइंट देखें, मर्फी साइन और मर्फी ट्राइड। मर्फी साइन को हम कोलिसिस्टाइटिस में देखने को मिलता है, मर्फी ट्राइड अपना एक्यूट अपेंडिसाइटिस के अंदर देखने को मिलता है। इसके बाद हमने कफ देखा, कफ का जो प्रेशर होता है नॉर्मली 15 से 20 mm/Hg और सेंटीमीटर में 20 से 25 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, इसमें हैंड हेल्टर मैनोमीटर होता है जिसके द्वारा हम कफ का प्रेशर मेजरमेंट करते हैं। कि यहाँ पर हमने देखा कि हैंड हेल्टर मैनोमीटर के द्वारा कफ का प्रेशर मेजरमेंट करते हैं, हर 8 घंटे से करते हैं। रेडियो ओपेक की लाइन होती है जिसमें एक्सरे के द्वारा मेजरमेंट किया जाता है। पायलट बलून होता है, ठीक है। यूनिवर्सल अडेप्टर होता है जो 15 mm का होता है, मतलब इनर डायमीटर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था पर्पज टू मेंटेन पेटेंट एयरवे, 10 से 14 दिन के लिए एयरवे को मेंटेन करता है एटी ट्यूब, जबकि मोर देन 14 दिन से ज्यादा के लिए हम क्या यूज करते हैं, टीटी यूज करते हैं, ठीक है। सिक्रेशन को रिमूव करने में और ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाने में हेल्प करता है। सर्जरी विद जनरल एनेस्थेसिया में ये हेल्प करता है, ठीक है। एक ये इस ट्यूब को हम बोल देते हैं, ये इमेज आ जाए एग्जाम में तो आप बोलोगे ये मेटेलिक की ट्यूब है, जिसको बोलते हैं फ्लेक्सो मेटेलिक ट्यूब। क्या बोलते हैं, फ्लेक्सो मेटेलिक की ट्यूब होती है ये मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी क्वेश्चन पोस्ट कर रखा है, आप देना देखना उसको। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है तो एक नर्व डैमेज होती है जिसका नाम है फ्रेनिक नर्व, जो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, C4 से। ये नॉर्थ सेट में पूछ सकता है कि C4 कहाँ से ओरिजिनेट, फ्रेनिक नर्व कहाँ से ओरिजिनेट होती है, C4 से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। इसके अलावा कहाँ पर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, माउथ इंजरी, फेशियल ट्रॉमा, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लेरेंजियल ट्यूमर, लेरेंजियल एडिमा में। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नॉर्थ सेट पूछ सकता है कि 82 कितनी अवेलेबल होना चाहिए, तो आपका आंसर जाएगा 2। अगर आपसे पूछे सिंगल अटेम्प्ट में एवरी अटेम्प्ट कितने ड्यूरेशन का होता है, तो 20 से 30 सेकंड का अटेम्प्ट होता है। आर्टिकल्स में हमारी 80 ट्यूब के साइज होना चाहिए नॉर्मली। अगर अडल्ट की बात करें तो फीमेल में 7 mm, मेल में 8 mm होनी चाहिए। बाकी 2.5 और 3.5 के अंदर न्यूबॉर्न, 4 से 4.5 इन्फेंट, ठीक है। अम्बू बैग होना चाहिए, सारा का सारा अम्बू बैग हमने देख लिया है, ठीक है। इसके अलावा सक्शन भी करना है पेशेंट का टाइम टू टाइम, तो सक्शनिंग का भी हमने अलग से वीडियो बना रखा है, अम्बू बैग का भी अलग से वीडियो बना रखा है। लेरिंगोस्कोप होना चाहिए, दो टाइप के होते हैं, कर्व्ड होता है, एक मैकिन्टोश होता है, सॉरी कर्व्ड और एक स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट होता है। कर्व्ड मैकिन्टोश का काम करता है और स्ट्रेट जो होता है मिलर ब्लेड के नाम से जानते हैं, ठीक है। 4 नंबर के ब्लेड अडल्ट में यूज करते हैं मेनली। इसके बाद मैगिल्स फोरसेप्स की इमेज आप देखोगे, स्टेलेट बुगी और सिरिंज भी हम बेड साइड पे अवेलेबल होना चाहिए। पोजीशन की बात करें तो यहाँ पर जो पोजीशन यूज करी जाती है, दो पोजीशन यूज करी जाती है। नॉर्मल पेशेंट है तो स्लीपिंग पोजीशन, और यदि ओबेस पेशेंट है तो रामपेड पोजीशन का यूज हम करते हैं। प्लेसमेंट की बात करें तो बेस्ट प्लेसमेंट होगा, बेस्ट असिस्टमेंट होगा कैप्नोग्राफी, और कंफर्मेटरी टेस्ट होगा चेस्ट एक्सरे, ठीक है। इसके अलावा 82 अबव द कैरिना, कैरिना से जस्ट अबव होना चाहिए। मसल रिलैक्सेशन में मिडास का यूज किया जाता है, केटामाइन का यूज किया जाता है, सक्सिनाइल कोलाइन का यूज करते हैं। वेंटिलेटर में हाई पिच अलार्म साउंड सुनाई दे रहा है, सिक्रेशन फंसे हुए हैं, लो पिच है तो ट्यूब में डिस्कनेक्शन है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच सुनने के लिए, और काफी लंबा वीडियो हो गया है लेकिन ये एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने इसको बनाया है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।